नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम धामी। आज सीएम धामी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। गंगोलीहाट, धनौल्टी, रुड़की में प्रचार करेंगे सीएम धामी। तो आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। हम आपको बता दें कि सीएम धामी आज गंगोलीहाट, धनौल्टी, रुड़की में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी आज देहरादून में होंगी, जहां पर एक तरफ वो कांग्रेस का 2022 के लिए घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगी, वहीं 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और जनता को वर्चुअली संबोधित भी करेंगी। देहरादून में 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले हॉल में वर्चुअल रैली और घोषणा पत्र लॉन्च की तैयारी की गई है। तो आज कांग्रेस महासचिव पहुंचने वाली है देहरादून, यहां पर घोषणा पत्र जारी करने वाली है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस का 2022 के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और जनता को वर्चुअली संबोधित भी इस मौके पर प्रियंका गांधी करने वाली है। देहरादून में 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले हॉल में वर्चुअल रैली और घोषणा पत्र लॉन्च की तैयारी है। और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो एक दिन बाद 3 फरवरी को बीजेपी भी अपना विजन डॉक्यूमेंट लाएगी। अब उसमें क्या वादे होंगे वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन 2017 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने क्या वादे किए और कितने पूरे हुए, वो आप जरा देखिए। बीजेपी ने 2017 के चुनाव से पहले 20 पेज का विजन डॉक्यूमेंट पेश किया था और वादों की झड़ी लगाई थी। अब पहले वो वादे देखिए जो बीजेपी की 3 सीएम वाली सरकार ने पूरे किए। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का वादा, लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, राज्य में 24 घंटे बिजली देने का वादा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा, पलायन रोकने की गंभीर कोशिश होगी। इसमें पलायन आयोग का गठन किया गया, पारदर्शी व्यवस्था के लिए ई टेंडरिंग प्रणाली अपनाई जाएगी, बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे, होम स्टे योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। अब ये कुछ वादे पूरे हुए तो कई वादे ऐसे भी रहे जो अब भी अधूरे हैं। 2017 के वो वादे अब देखिए जो अब भी पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार बनते ही 100 दिन में लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती बिजली देंगे, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, सभी विभागों के खाली पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, इको टूरिज्म, कॉर्बेट सर्किट, कुमाऊं सर्किट में टूरिज्म बढ़ाएंगे, जनजातीय संस्कृति पर पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के व्यवसायीकरण, शैक्षिक भ्रष्टाचार पर सख्ती की जाएगी, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन सेल का गठन किया जाएगा, गन्ना किसानों को फसल बेचने के 15 दिन में पूरा भुगतान किया जाएगा, राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक म्यूजियम भी बनाएंगे। यानी कि कई वादे ऐसे रहे जो 5 साल बाद अब भी अधूरे रह गए। हालांकि बीजेपी की दलील 100% वादे पूरे करने की है। गरीब कल्याण को लेकर, जो हमने सैन्य कल्याण को लेकर, जो हमने युवा संकल्प को लेकर, जो हमने माताओं बहनों की, महिलाओं के संकल्प को लेकर, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के संकल्प को लेकर 2017 का दृष्टिपत्र जारी किया था, उस दृष्टिपत्र के आधार पर, उस संकल्प के आधार पर हमने इन 5 सालों में प्रदेश में कई विकास की कई नई और बड़ी कहानियों को गढ़ने का काम किया है। हर सियासी पार्टी चुनाव से पहले वादे करती है, लेकिन कितने पूरे कर पाते हैं वो आपने देखा। ऐसे में एक बार फिर वादों की झड़ी लगने वाली है, फिर दावे भी होंगे, लेकिन पूरे कितने होंगे ये सवाल लगातार बना हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। जी हां, तो एक बार फिर से वादों की झड़ी लगने वाली है। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, कल बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट रखेगी। दीपांकर इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, हमने देखा कि अगर उत्तराखंड की सियासत हमने देखी पिछले कई सालों में, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अभी बीजेपी का घोषणा पत्र को लेकर हमने एक पैकेज भी चलाया था, उसमें लिखा कि बहुत सारे वादे पूरे किए, बहुत सारे वादे धरे के धरे रह गए। ऐसे में कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है और कल बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो किस तरह के वादों के साथ जनता के बीच में घोषणा पत्र रखा जाएगा?
अब बिल्कुल जो खबरें हमारे पास है नीलू, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेके वो उद्यमिता और खास तौर पे पलायन उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या रहा है। उत्तराखंड से लोग बाहर गए, पहाड़ी क्षेत्र खाली हुए, एक बड़ी मुश्किल इसको लेकर रही। तो कांग्रेस इस घोषणा पत्र में क्या उम्मीद कर रही है और कांग्रेस ने क्या कुछ सोचा? हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी है जो संगठन महामंत्री है। सर, क्या नया होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में? देखिए, बहुत कुछ नया है। सबसे पहले तो नया आप ही लोगों के लिए नया है। हम आप लोगों के लिए एक नई स्कीम लेके आ रहे हैं। पत्रकारों को बहुत परेशानी होती है। जनता के लिए नहीं, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। जनता के लिए तो बहुत कुछ है। ये पहली बार हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं और जनता के लिए हम तमाम पलायन में, बेरोजगारी में, पर्वतीय कृषि को हम कैसे पुनर्जीवित करेंगे, पर्वतीय क्षेत्र में हम विकास के नए आयाम हम कैसे जोड़ेंगे, शिक्षा में हम कैसे सुधार करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हम कैसे काम करेंगे। तो ये नया आपको घोषणा। बात आपने ये भी की है कि प्रियंका गांधी पहली बार कोई चुनावी रैली उत्तराखंड में कर रही हैं और उन्होंने वो मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगी। नहीं, उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका जी पहली बार प्रियंका जी राजनीतिक तौर पर उत्तराखंड आ रही है और पहली राजनीतिक रैली है, पहला राजनीतिक। दीपांकर, वादे अभी से शुरू कर दिए गए। ये कहा गया नेताजी की तरफ से कि पत्रकारों के लिए भी किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं वादों की झड़ी यहीं से लगने शुरू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार में लोगों का संबोधन करते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत थोड़े से भावुक हो गए। हरीश रावत अपनी बेटी और कांग्रेस की उम्मीदवार अनुपमा के लिए प्रचार कर रहे थे और इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हरदा भावुक हो गए। कहेगा तुमने मेरे खून को लज्जित कर दिया। जिस दिन मेरी बेटी आपकी सेवा करने से इनकार करेगी, उन आदर्श मूल्यों के लिए लड़ने से इनकार करेगी, उनके लिए खड़ा होने से इनकार करेगी, मैं अपनी बेटी को। और आज मैं आप सबसे, मुख्यमंत्री होगा, कोई कहता है कुछ होगा, कोई कहता है कुछ होगा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने बेटी घर की इज्जत मान, मैंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ा मजबूत तरीका करके अपनी बेटी से कहा है कि आप आशीर्वाद ग्रहण करो। यदि मैंने जिंदगी में लोगों की, इंसानों की सेवा की है तो इस बार न हिंदू न मुसलमान मेरी बेटी को मिलेगी। और सहसपुर सीट से कांग्रेस के आकिल अहमद ने अपना नामांकन वापस लेने पर कई शर्तें रख दी हैं। आकिल अहमद ने 12 सूत्रीय संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा को समर्थन दिया है। आकिल अहमद के संकल्प पत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की भी मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे प्रभारी देवेंद्र यादव और हरीश रावत से भी बात हो चुकी है। आपको बता दें कि आकिल अहमद कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं और बागी होकर उन्होंने अपना नामांकन भी किया था। बाद में कांग्रेस नेताओं के समझाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। और हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि बीजेपी की सीटें 60 के पार होगी तो सीएम मदन कौशिक बनेंगे। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में, तो लोग कहेंगे कि मदन कौशिक अध्यक्ष था, कभी अध्यक्ष नहीं बना। ये बताओ, मुख्यमंत्री तब बनेंगे 60 पार। और उत्तर प्रदेश के दौरे से पहाड़ की सियासत में एक नाम जो सबसे अधिक चर्चा रहा है वो है काशी सिंह एरी। क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता एरी को एक दौर में उत्तराखंड का प्रयास समझा जाता था, लेकिन अब हालात ये है कि एरी ने खुद को चुनावी राजनीति से पूरी तरह से दूर कर लिया है। एक दौर था जब उत्तराखंड से बाहर पहाड़ के जिन गिने चुने नेताओं को जाना जाता था उनमें से अहम नाम काशी सिंह एरी का भी था। एरी ने यूपी के दौर में डीडीहाट विधानसभा से यूकेडी के बैनर तले 1985 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता। इसके बाद एरी 1989 और 1993 में भी विधायक बने। तब एरी की लोकप्रियता का आलम यह था कि साल 1991 के लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से सिर्फ 9000 वोट से हारे थे, जबकि इसी चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी को सिर्फ 36,000 वोट मिले थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि काशी सिंह ने
खुद को चुनावी राजनीति से दूर कर लिया है। राजनीति में चुनावी राजनीति में कि धन बल का, शराब का और तमाम सारे अवैध तरीकों का इतना बोलबाला हो गया है कि उसमें अपनी बात कहना, अपनी छवि के मुताबिक रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए हमने कहा कि चुनावी मत लड़ो। एरी की उत्तराखंड राज्य बनाने में बड़ी भूमिका रही थी, लेकिन राज्य बनने के बाद एरी सिर्फ एक बार ही कलानी छीना सीट से विधायक बन पाए हैं। 2007 में एरी का हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो उनके चुनावी राजनीति से दूर होने पर ही रुका, जबकि 2012 में एरी ने धारचूला सीट पर दांव खेला, लेकिन धारचूला में एरी तीसरे स्थान पर रहे। बीते विधानसभा चुनाव में एरी ने फिर डीडी हाट सीट से चुनावी ताल ठोकी, लेकिन इस चुनाव में सिर्फ 2896 वोट हासिल कर सके। जिस सीट पर यूपी के दौर में एरी का सिक्का चलता था, वहीं वो चौथे स्थान पर जा पहुंचे। और पूरे राज्य में कोशिश करेंगे कि जितने भी प्रत्याशी हमारे दमदार तरीके से लड़ रहे हैं, कम से कम उनके बीच में जाके उनके इलेक्शन को ठीक करें। और मैं तो नहीं लड़ रहा हूँ, और ये न लड़ना एक किस्म से पार्टी के हित में भी है। एक दौर में पहाड़ों में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से ज्यादा यूकेडी से हुआ करता था, लेकिन बीजेपी के मजबूत होने के साथ ही यूकेडी के गिरने का दौर भी शुरू हो गया। लगातार गिरती सियासी साख के कारण ही एरी जैसे नेता अब चुनावी राजनीति से खुद को दूर करने के लिए मजबूर भी हैं। पिथौरागढ़ से न्यूज़ 18 के लिए विजय वर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव का प्रचार जो है वो चरम पर पहुंच रहा है और इस दौरान क्षेत्र की तमाम समस्याएं मुद्दा बन रही हैं। वहीं गदरपुर सीट पर बस अड्डे का मुद्दा सियासत के केंद्र में है। आज मौका है कि राज्य गठन के बाद अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मगर गदरपुर की जनता को अब तक बस अड्डा नहीं मिल पाया। 2012 में बस अड्डे के लिए अलख देवी गांव में परिवहन निगम को 3 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन 2 एकड़ से अधिक जमीन नेशनल हाईवे के बाईपास में चली गई, जिसके चलते अब 5 बीघा जमीन ही बची है। इसमें से 1 बीघे में पुलिस चौकी बनी हुई है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में जनता को बस अड्डा नहीं मिलने से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। चुनाव 2022 में बिल्कुल सर पर है, तो आचार संहिता खत्म होने से लगने से एक दिन पहले शायद हमने सुना है कि मंत्री जी ने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से शिलान्यास करा दिया इस बस अड्डे का। ये सिर्फ लिप सर्विस है, कागजी कार्रवाई है। बस अड्डा इतनी कम जगह में बन नहीं सकता। हम चाहते हैं बस अड्डा बने। गदरपुर से 2 बार के विधायक रहे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने हैट्रिक का मौका है। वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। वो कहते हैं कि बस अड्डे का शिलान्यास हो चुका है और बजट भी पास हो चुका है। हमने गदरपुर में बस अड्डा बनाने की घोषणा की थी और आपकी जानकारी में होना चाहिए कि विधिवत उसका बजट पास हो चुका है, जीओ जारी हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शिलान्यास भी करा दिया गया है और कार्यदायी संस्था मंडी समिति है, वहाँ विधिवत कार्य भी चालू। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बस अड्डे सहित तमाम मुद्दों पर अरविंद पांडे को घेरने की कोशिश कर रही है और चुनाव जीतने पर बस अड्डा बनाने का वादा कर रही है। अब देखना है कि चुनाव में उठ रहे मुद्दों को हल करने का दावा कर रही पार्टी प्रत्याशियों में से जनता किस पर भरोसा करती है। न्यूज़ 18 के लिए गदरपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। और अब बात उत्तराखंड के मौसम के मिजाज की कर ले तो एक बार फिर से यहां पर मौसम बदलने वाला है। 3 और 4 फरवरी को लेकर यहां पर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। मैदानी जिलों में बारिश तो पहाड़ियों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। करीब 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलने वाला है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम का मिजाज जो है वो और ठंडा हो सकता है। 3 और 4 फरवरी के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। और अब चुनाव एक्सप्रेस देख लेते हैं।
और उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम आगरा में है। आप भी शो में सीधे जुड़ना चाहते हैं तो आगरा के संजय प्लेस में पहुंचे ठीक शाम के 7:56 पर। तैयार है आप लोग? क्योंकि हम तैयार है हमारी चुनावी एक्सप्रेस। 2017 में योगी जी की सरकार आती है, उसके बाद से प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। एक विधानसभा सीट का हाल बताएंगे आपको। उन्नाव की दलित बेटी की लड़ाई प्रियंका गांधी जी ने सड़क पर लड़ी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो मेट्रो आई है समाजवादी की देन है, गाजियाबाद में जो मेट्रो समाजवादी की देन है, लखनऊ में जो मेट्रो समाजवादी की देन है। मौका आपको भी मिलेगा, हमने जो कहा सो करके दिखा। सबसे बड़ा शो मेगा शो चुनावी एक्सप्रेस सबसे रोजाना रात 8 बजे आप जरूर देखिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर।